ये घटना केविन नामक एक युवक की है। साल था 1985 और एक अनुभवी हाइकर और कैंपर जिसका नाम केविन है, वो अलास्का में 3 हफ्तों के लिए कैंपिंग पे जाने का तय करता है। अब मैं आपको बता दूं कि अलास्का में कैंपिंग या ट्रैकिंग करना यूएस के बाकी के नेशनल पार्क से बहुत मुश्किल है और इसका कारण है यहाँ का टेरेन, यानी यहाँ की ज्योग्राफी। यहाँ पे बाहर जंगल में अकेले रहना और वो भी लंबे समय के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बर्फ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ जो बहुत तेज बहती है और अलास्का के जंगल इतने बड़े, घने और लोगों के बिना है कि अगर कोई जंगल में अकेले हो तो शायद आपको कई दिनों तक या फिर कई हफ्तों तक कोई भी दूसरा आदमी उसका चेहरा तक ना दिखे। अब केविन इस हाइक और स्टे के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहा था। उसको यहाँ रहने के लिए अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत थी और उसने एक 4 दिन का सर्वाइवल कोर्स भी किया था यहाँ रहने के लिए। केविन इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। जैसे मैंने कहा, वो इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग भी करके आता है। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब केविन को इस ट्रिप की शुरुआत करनी थी और वो फाइनली इस नेशनल पार्क में पहुंच जाता है। केविन पहुंच के पहले रेंजर्स ऑफिस में जाता है और वहां के हेड रेंजर को मिलता है। अब नियम ऐसा था कि अगर कोई लंबे समय के लिए नेशनल पार्क में कैंपिंग वगैरह करने के लिए जाता है तो उसे पहले तो परमिशन निकलवानी होगी और उसके बाद वो कहाँ रहने वाला है, कहाँ कैंप सेटअप करेगा और किस दिन कहाँ पे हाइक पे जाएगा, ये सारी डिटेल्स रेंजर्स को यानी रेंजर्स ऑफिस में देनी होती है। ये वैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन इससे होता यह है कि अगर रेंजर्स चाहे तो बीच बीच में आके देख सकते हैं कि इंसान ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए यहां रहने वाला है। बहरहाल सारी जानकारी देने के बाद केविन सीधा अपने कैंप साइट के पास पहुंच जाता है। केविन एक लगभग 3 घंटे की हाइक करने के बाद यहां पहुंचा था, तो आप समझ ही सकते हैं। वैसे केविन के कैंप साइट मतलब ज़्यादा अंदर नहीं था जंगल के, बस 3 घंटे की ही हाइक करके वो वहाँ पहुँच जाता है। मगर जैसा मैंने कहा कि ये अलास्का के जंगल बहुत बड़े और बहुत घने होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी अंदर जाए तो खोने का डर हमेशा बना रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, केविन यहाँ 3 हफ्तों के लिए रहने वाला था। अब वो 3 हफ्ते लगभग खत्म होने ही वाले थे और बस 2 दिन ही बाकी थे। वहां के रेंजर्स पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए थे। अब जब वो इस जगह पे आते हैं जहां की केविन के रुकने की बात थी, तो उन्होंने एक चीज ध्यान दी और देखी कि वहां कुछ गड़बड़ है। जैसे कि केविन का टेंट जिस जगह पे उसके होने की बात थी वो वहां पे नहीं था, बल्कि उस जगह से थोड़ा दूर था। और तो और केविन का टेंट ठीक से लगा हुआ भी नहीं था। रेंजर्स ने यह भी देखा कि उसका सामान, लगभग सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे कि वो शायद कुछ समय से ही बाहर पड़ा हो। मतलब अगर आप बाहर ठंड में या बारिश में कोई चीज रख दे तो आप देख के समझ ही जाते हैं कि ये चीज बहुत देर से बाहर पड़ी हुई है। अब रेंजर्स ये सोचते हैं कि वो 2 दिन में जाने वाले हैं और इसीलिए वो तैयारी कर रहा होगा। वो सोचते हैं कि अभी वो किसी हाइक पे गया होगा और थोड़ी देर इंतजार करके वो फैसला करते हैं कि अगले दिन आके वो फिर से एक बार देखेंगे। अगले दिन जब दोनों रेंजर्स यहाँ आते हैं, वो पाते हैं कि केविन का सामान अभी भी वैसे के वैसे ही बाहर पड़ा हुआ है। एक भी चीज अपने जगह से ना ही हिली होती है। ये देख के वो समझ जाते हैं कि केविन पिछले 24 घंटों में वापस अपने कैंप में नहीं आया है। जैसे मैंने कहा कि अलास्का के जंगल बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं और यहाँ रात को बिना अपने सामान के जंगल में सरवाइव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि ये रेंजर्स थोड़ा घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कुछ तो ठीक नहीं है, इसीलिए ये लोग रेंजर्स ऑफिस में कॉल करते हैं और एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाता है।
इसमें ज़मीनी ऑफिसर्स और एरोप्लेन्स की यूज़ किया जाता है। मगर कुछ घंटों बाद जब केविन का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता तो वो लोग खोजी कुत्तों को भी लेके आते हैं। एक बहुत ही अजीब बात यह भी थी कि केविन के टेंट में उसका सारा सामान वैसे के वैसे पड़ा हुआ था। मतलब उसके कपड़े, मोजे, जूते जो कि किसी इंसान को हाइक पे लगेंगे ही लगेंगे, वो सभी सामान वैसे का वैसा और पूरा का पूरा उसके टेंट में ही था। थोड़ी देर के बाद खोजी कुत्ते एक ऐसी जगह ढूंढ निकालते हैं जहां पे केविन के कपड़े, जूते और एक टोपी पड़ी हुई थी। रेंजर्स शुरुआती आकलन में ये सोचते हैं कि शायद केविन पे किसी तरह का बेयर ने अटैक कर दिया हो, पर थोड़ी देर में ही ये निकला कि अगर ये बेयर अटैक होता तो किसी तरह की लड़ाई और कदमों के निशान तो होते ही होते। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप पे किसी जानवर ने हमला किया है तो आप भागने की या किसी चीज से उसे मारने की कोशिश तो जरूर करेंगे, है कि नहीं? और तो और केविन का सारा खाना वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। अगर ये बेयर अटैक होता तो वो बेयर उसके खाने को जरूर ले जाता या कोई चीज यहां से वहां तो जरूर करता ही। पर ये ऐसा था जैसे कि उसके टेंट को किसी ने छुआ तक नहीं है। अगले कुछ दिनों में ही ये सर्च कॉल ऑफ कर दिया जाता है। रेंजर्स ने उसके घर वालों से भी पूछा कि क्या केविन को कोई दिमागी बीमारी थी या डिप्रेशन था। इसका जवाब भी उन्हें ना में ही मिलता है। वो कहते हैं कि केविन बिल्कुल ठीक था और उसे कोई भी इशू नहीं था। केविन ना ही किसी हाइक पे गया था और वो खो गया था, क्योंकि उसका पूरा सामान तो उसके टेंट में ही था और ना ही केविन पे किसी जानवर ने हमला किया था। इसका मतलब एक ही है कि जब केविन अपने टेंट में था तब वहां कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा बुरा जिसके बारे में हम आज तक पता नहीं कर सके हैं। ये केस आज भी खुला हुआ है और अनसॉल्व्ड है। पैट्रिक नामक ये युवक लगभग 30 साल के थे और ये एक बहुत ही अच्छे हाइकर और कैंपर भी माने जाते थे। इन्होंने बहुत सारे कठिन ट्रैक्स और एडवेंचर्स पूरे किए थे और इन्हें ग्लेशियर नेशनल पार्क में अपना समय बिताना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। पैट्रिक ग्लेशियर नेशनल पार्क में इतनी बार जा चुके थे कि उन्हें यहाँ के रेंजर्स भी बहुत अच्छे से जानते थे। साल था 2000, नवंबर 2। पैट्रिक अपने ट्रक से ग्लेशियर नेशनल पार्क में कहीं जा रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि अचानक से पैट्रिक की गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है और वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। वो नीचे उतर के इस हिरन के पास गए और उसे उठा के रास्ते के बीचों बीच से साइड में रख दिया। वो अपनी गाड़ी से एक तकिया और कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं और उस हिरन के मुंह के पास रख देते हैं। शायद ये करने का उनका मकसद था कि जब तक ये हिरन चल नहीं पा रहा है तो तब तक के लिए उसके पास थोड़ा खाना वगैरह रह सके। ठीक इन चीजों को इस हिरन के पास रख के पैट्रिक वहां से चलते हुए अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि जंगल की तरफ चले जाते हैं। ये सारी बातें वहां पे मौजूद कुछ गाड़ी वालों ने बताई थी। अगले दिन रेंजर्स वहां पहुंच के देखते हैं कि यहाँ एक गाड़ी पड़ी हुई है और उसे टो करके रास्ते से उठा लिया जाता है। लगभग 6 महीने बाद पैट्रिक के पिता इन पार्क रेंजर्स को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि पिछले कई महीनों से उन्होंने पैट्रिक से कोई बात नहीं की है क्योंकि उससे संपर्क साधा नहीं जा रहा है, और कहते हैं कि क्या पैट्रिक ग्लेशियर नेशनल पार्क में आया हुआ है। रेंजर्स चेक करते बताते हैं कि पैट्रिक तो वहां नहीं है, पर फिर भी अगर वो उससे बात करते हैं तो जरूर उसके पिता को बताएंगे। ठीक
इस बात के लगभग एक हफ्ते बाद कुछ रेंजर्स जब जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें दिखता है कि जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पे एक टेंट है। ये टेंट कोलैप्स था, मतलब ऐसे जैसे कि उसे ऊपर से दबा दिया हो। अब आगे जब इन्होंने इस टेंट को खोला तो पाया कि टेंट के अंदर काफी सारा सामान है जो कि किसी भी इंसान को कैंपिंग वगैरह करने के लिए लगता हो, मगर हर सामान अच्छे से सजा के रखा हुआ है। यानी ये देख के ऐसा लग रहा था कि वो सामान छुआ नहीं गया है। टेंट को देख के तो ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि ये कई महीनों से यहाँ पर है। अंदर खाने पीने का भी सामान था, मगर वो भी वैसे के वैसे ही मिला। आमतौर से अगर टेंट में खाने का सामान हो तो जंगली जानवर उसकी गन से टेंट तक आ जाएंगे, और अगर कोई ना हो टेंट के अंदर या कैंप के आसपास तो जरूर उस खाने को लेने की कोशिश जरूर करेंगे, मगर ऐसा नहीं था। उन्हें पता चलता है कि ये सामान और टेंट पैट्रिक का ही है, और जब वो लोग टोइंग कंपनी में कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है 6 महीने पहले पैट्रिक की गाड़ी जो टो की गई है वो आज भी वही टोइंग कंपनी में पड़ी हुई है और पैट्रिक उसे लेने नहीं आया है। कैंप के अंदर एक बड़ी अजीब चीज उन्हें मिलती है। वो ये थी कि कैंप के अंदर एक चाकू का केस पड़ा हुआ था। ये जैसे कोई हंटिंग नाइफ का लेदर केस हो, मगर यहां सिर्फ वो केस ही था और नाइफ गायब। अगले कुछ दिनों तक बहुत कोशिश की जाती है, मगर पैट्रिक का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। आखिरकार थ्योरी ये बनी कि जरूर ये शाम का वक्त था और पैट्रिक अपने टेंट के अंदर होगा, पर फिर शायद उसे बाहर से किसी जानवर की या किसी हलचल की आवाज आई होगी। इस जगह पर बहुत मच्छर है और इसीलिए जब पैट्रिक आवाज सुन के अपना चाकू लेके बाहर गया तो उसने टेंट को बाहर से बंद कर दिया होगा। पैट्रिक बाहर जाके जब इस चीज का सामना करता है तो शायद ये चीज उसे उठा के ले गई होगी। क्योंकि ये टेंट इतने महीनों से यहां है तो शायद वहां कोई खून वगैरह के भी अगर निशान हुए होंगे तो वो मिट गए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो आज भी खुला हुआ है वो ये है कि पैट्रिक वहां बीच रास्ते में अपनी ट्रक को ऐसे छोड़ के गया ही क्यों था? उसे ऐसा क्या हुआ कि वो अपने ट्रक को छोड़ के चला जाता है? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी भी ना मिले। ये केस बंद तो है, मगर हम आज भी नहीं जानते कि पैट्रिक के साथ आखिर हुआ क्या था। ये घटना 1970 के दशक की है और स्टीवन नामक एक युवक को उसका दोस्त ब्रूस ये पूछता है कि क्या वो उसके कुछ दोस्तों के साथ एक हाइक पे जाएगा। ये हाइक से थोड़ी ज्यादा ही थी क्योंकि वो एक बहुत ही मुश्किल माउंटेन को चढ़ने वाले थे। वैसे स्टीवन इन बाकी के लोगों को जानता नहीं था, मगर उसे हाइकिंग और माउंटेनियरिंग का बहुत शौक था, तो वो ब्रूस को हाँ बोल देता है। ये लोग एक माउंटेन जिसका नाम है माउंट मार्सी उस पे चढ़ाई करने वाले थे। ठीक जिस दिन वो लोग इस हाइक पे जाते, स्टीवन की माँ उसे कहती है कि क्या वो श्योर है कि वो इतने मुश्किल माउंटेन पे ऐसे लोगों के साथ जाएगा जिसे वो जानता नहीं है। स्टीवन अपनी माँ को कहता है कि वो चिंता ना करे और ये कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा। ये लोग निकलते हैं और सुबह सुबह उस माउंटेन पे चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस वक्त दोपहर के लगभग 3 बज रहे होंगे और अब सारे के सारे लोग काफी थक जाते हैं। तय ये हुआ कि भले ही वो लोग आज शाम तक समिट कर सकते हैं, मगर क्योंकि सब लोग काफी थक चुके हैं वो आज के लिए यही कैंप सेटअप करेंगे और अगले दिन सुबह सुबह समिट के लिए निकलेंगे। तय के अनुसार सब लोग उसी जगह पर कैंप को सेटअप करते हैं और बाकी सब आराम वगैरह करने लगे। स्टीवन ब्रूस के साथ एक टेंट में बैठा हुआ था और वो इस जगह के मैप को देखे जा रहा था और फिर वो ब्रूस से कहता है
कि क्यों ना वो दोनों थोड़ा आगे की तरफ जाए और घूम के आए। कहीं ना कहीं स्टीवन को ये लग रहा था कि आज के आज ही वो लोग समिट को पार कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ब्रूस इस बात को समझ के स्टीवन से कहता है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका है और ये कि कल सुबह बस 1 घंटे में ही वो लोग समिट को छू लेंगे और फिर घर वापस। बहरहाल इन सब बातों का स्टीवन पे ज्यादा असर नहीं होता और कुछ देर बाद वो सबसे ये कहता है कि वो जरा अकेले बाहर टहल के आएगा। ये सुन के सभी के सभी स्टीवन को कहते हैं कि उसे इस समय बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर इस वक्त अंधेरा हो चला है और समिट के पास जो वेदर है वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो पहाड़ एक ऐसे एंगल में बना हुआ है कि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है और बर्फ के फिसलने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। इसीलिए वहाँ सुबह ही जाना चाहिए और वो भी अकेले तो बिल्कुल नहीं। स्टीवन इनकी बातों को नज़रअंदाज करता है और कहता है कि वो बस कुछ मिनट्स में ही वापस आ जाएगा। वो कहता है बस वो थोड़ा आगे जाके देखना चाहता है। स्टीवन एक जैकेट पहन के टेंट के बाहर निकल जाता है। उसके कुछ मिनटों में ही वापस आने की बात थी, मगर जब लगभग 1 घंटा बीत जाता है और वो लौटता नहीं है, ब्रूस और उसके साथी ये तय करते हैं कि उन्हें बाहर जाके देखना चाहिए कि कहीं स्टीवन किसी खतरे में तो नहीं है। ब्रूस के जो 4 साथी थे उनमें से एक हमेशा अपने साथ अपने कुत्ते को लेके ट्रैक्स पे जाया करता था और वो कहता है कि वो अपने कुत्ते को उसके टेंट से लेके आएगा। लेकिन टेंट में आने के बाद वो देखता है कि उसका कुत्ता किसी चीज से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। मतलब ऐसे जैसे बाहर कुछ ऐसा है जिसके लिए वो कुत्ता बाहर नहीं जाना चाहता और टेंट में ही रहना चाहता है। वो सभी बाहर निकलते हैं, मगर क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था और मौसम भी खराब हो चला था, तो तय ये किया जाता है कि वो यही बैठ के स्टीवन का इंतजार करेंगे और कल सुबह होते ही उसको ढूंढने जाएंगे। सब बस यही उम्मीद कर रहे थे कि स्टीवन को कोई सुरक्षित जगह मिल गई हो रात गुजारने के लिए। अगले दिन सुबह होते ही उन 5 में से 3 लोग ऊपर उसे ढूंढने जाते हैं और 2 लोग नीचे की तरफ जाते हैं ताकि वो नीचे जाके बता सके कि उनमें से एक खो गया है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम का इंतजाम किया जा सके स्टीवन को ढूंढने के लिए। नीचे से जैसे ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को पता चलता है, तभी के तभी स्टेट के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स, रेंजर्स, खोजी कुत्ते सभी के सभी यहाँ आए थे और 2 हफ्तों के लिए बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन 2 हफ्तों तक इतनी गहरी तलाश के बावजूद स्टीवन का जैसे कोई नामो निशान नहीं मिलता है और 2 हफ्तों बाद इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। इसके तुरंत बाद स्टीवन का बड़ा भाई बॉब, जो कि 26 साल का था और बहुत अच्छे फिट कंडीशन में था, वो 1 साल के लिए यहाँ रहने आ जाता है। बॉब ने इस माउंटेन पे लगभग 600 बार चढ़ाई की और हर बार अलग अलग रास्ते को चुना, मगर उसे कभी भी उसके भाई का कोई नामो निशान नहीं मिला। यहाँ के पार्क रेंजर्स तो ये भी मजाक करते थे कि बॉब इस माउंटेन को उनसे अच्छा जानता है क्योंकि उसने इस पे इतने बार चढ़ाई जो की है। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि स्टीवन के साथ उस रात को हुआ क्या था। और ब्रूस के दोस्त का वो कुत्ता, जो कि इतना खूंखार और निडर है, वो अचानक ऐसे दुबक के टेंट में क्यों बैठा रहा और क्यों बाहर नहीं आया? ऐसा क्या था बाहर जिससे ये कुत्ता डर रहा था? आप सभी को क्या लगता है स्टीवन के साथ क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सभी लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है और अगर आप ये वीडियोस जो मैं डालता हूँ वो सुनते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और शेयर भी कर दें,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद और आप सभी अपना ध्यान रखें।